हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर फर्दर गोइंग टू कवर द मॉडर्न पीरियड। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 5 वीडियो ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्ले बाय जॉन मैसाफील्ड। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा प्ले नहीं है विच इज़ रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड। तो यानी कि ऑप्शंस में से 3 ऐसे हैं जो कि जॉन मैसाफील्ड ने लिखे हैं और एक ऐसा है जो कि जॉन मैसाफील्ड ने नहीं लिखा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ शेक्सपियर। ठीक है, गुड फ्राइडे जो है ये एक प्ले है जो जॉन मैसाफील्ड ने ही लिखा है। द ट्रायल ऑफ जीसस इज़ ऑल्सो अ प्ले जो कि अगेन रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड, और द कमिंग ऑफ क्राइस्ट ये भी जॉन मैसाफील्ड ने लिखा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। जो शेक्सपियर है ना, ये वाला एक प्ले है विच इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड, बल्कि ये लिखा गया है विलियम विंटर के द्वारा। तो विलियम विंटर, विलियम विंटर इज़ अ पर्सन हु हैज़ रिटन द वर्क शेक्सपियर, और इसका जो पूरा टाइटल है दैट इज शेक्सपियर ऑन द स्टेज। तो वर्क का नाम है शेक्सपियर ऑन द स्टेज एंड दिस इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय विलियम विंटर। माइनर प्ले है, उतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है और हमें याद भी नहीं रहने वाला है उतना। तो इफ़ यू कैन टेक सम सेपरेट नोट्स कि अच्छा ये हमें बाद में रिवाइज करना है, देन यू कैन राइट इट देयर। सो शेक्सपियर ऑन द स्टेज इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय विलियम विंटर, दैट इज़ विलियम विंटर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर थे तो उन्होंने, वो विलियम शेक्सपियर है ना, ऐसा तो तुम लर्न कर लो कि विलियम विंटर ऐसा शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर बन गया, और इट इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय विलियम विंटर। अब आते हैं हम बाकी के 3 प्लेस पे जो कि जॉन मैसाफील्ड ने लिखे हैं। जॉन मैसाफील्ड कौन है? जॉन मैसाफील्ड को पोएट लॉरेट बनाया गया था 1930 ईयर में, एंड दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो आपको भी याद रखना है कि जो जॉन मैसाफील्ड है ही वॉज मेड द पोएट लॉरेट इन द ईयर विच ईयर? 1930। अब ये जो बाकी के 3 प्लेस हैं हम इनको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखो, तीनों के तीनों जो प्लेस हैं, गुड फ्राइडे, यू कैन सी द टर्म गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे आपको लोगों को पता है गुड फ्राइडे क्या होता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है इन क्रिश्चियनिटी। ये वो दिन है जिस दिन क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन किया गया था। तो गुड फ्राइडे इज़ द डे ऑन विच क्राइस्ट वॉज बीइंग क्रूसीफाइड। उनका क्रूसिफिकेशन किया गया था, उनको वो जो ऐसा दीवार सी थी उस पर टांग करके कीलें ठोक दी गई थी ना, सो दैट वॉज गुड फ्राइडे। तो उसी को वो गुड फ्राइडे मनाते हैं। और अगला देखो, द ट्रायल ऑफ जीसस, यानी कि जीसस को जब ट्रायल किया जा रहा था तो दैट इज़ ट्रायल ऑफ जीसस। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रिश्चियनिटी थीम है ना। और फिर आगे के में डेल्टा में क्या है? द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। कमिंग ऑफ क्राइस्ट का क्या मतलब है? रीबर्थ से मतलब है कि रीबर्थ हो गया अब क्राइस्ट का। ठीक है, सो ऑल द 3 वर्क्स, 3 प्लेस जो है, गुड फ्राइडे, ट्रायल ऑफ जीसस आप देख सकते हो, एंड द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, तो तीनों के तीनों वर्क दे आर रिलेटेड विद क्रिश्चियनिटी एंड यू कैन कोरिलेट कि अच्छा दीज आर द प्लेस विच आर रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड। जॉन मैसाफील्ड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दी एवर लास्टिंग मर्सी। दी एवर लास्टिंग मर्सी, दिस इज़ अ पोएम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एंड यू हैव टू लर्न इट एनी हाउ। द एवर लास्टिंग मर्सी। ठीक है, एवर लास्टिंग मतलब इतनी एवर लास्टिंग मर्सी के बारे में बात किया गया, इन्होंने सिन के बारे में बात करते हैं और बहुत ही क्रूड और ओपन लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। W.B. Yeats वॉज बॉर्न इन विच कंट्री? सो W.B. Yeats मतलब विलियम बटलर, BUTLER, विलियम बटलर यीट्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोएट हैं एंड ऑल ऑफ हिज पोएम्स आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो W.B. Yeats हो गए एंड वी हैव टू टेल दैट ही वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। सो विच कंट्री ही वॉज बॉर्न इन टू? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयरलैंड। आयरलैंड इज़ द कंट्री जिसमें W.B. Yeats का जन्म हुआ था, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको आप लर्न कर लो। कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डुबलिन। हमारा यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे लिटरेचर पर्सपेक्टिव से उसको लर्न करें, ऑल दो इट इज़ अ प्रायोरिटी, बट व्हेन वी आर सीइंग द ऑप्शंस तो हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो वो भी हमें लर्न करनी पड़ती है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिव होता है सब कुछ ना, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है एंड यू कैन नॉट नेग्लेक्ट वन थिंग ओवर द अदर। कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड की क्या कैपिटल है? स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग। ठीक है, अमेरिका की आप लोगों को पता ही होगी वॉशिंगटन DC है अमेरिका की कैपिटल, दैट इज़ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल क्या होगी? वॉशिंगटन DC।
एंड सिमिलरली इंग्लैंड की क्या कैपिटल है, इंग्लैंड की कैपिटल हो गई है लंदन। मैंने आपको पिछले वाली एक और वीडियो में समझाया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूनाइटेड किंगडम इट कंप्राइजेज ऑफ 4 कंट्रीज़। उसके अंदर आती है हमारे पास 4 कंट्रीज़। तो सबसे पहली है इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल मैंने बताई है लंदन, ठीक है। इंग्लैंड के बाद उसमें आता है हमारे पास वेल्स, उसके अंदर आता है स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, NORTHERE, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो अगर कभी भी आपको बोलता कि भाई कोई यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करता है ना, तो दैट मीन्स दैट दे आर रेफरिंग टू दीज 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यू हैव टू रिपीट द आंसर्स आफ्टर मी इफ यू वांट टू कीप देम इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सिंपली नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो WB ईट्स हैं, ही वॉज बॉर्न इन विच कंट्री, ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, और वो आयरलैंड से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी लेते हैं अपने वर्क्स के लिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि दैट विच वन इज़ नॉट अ प्ले, ठीक है, नॉट अ प्ले विच इज़ रिटन बाय WB ईट्स। WB ईट्स की जो पोएम्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन हैज़ टू लर्न दोज पोएम्स, बट हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्ले नहीं है जो WB ईट्स ने लिखा नहीं है, ठीक है। सो एल्फा ऑप्शन इज़ द आर ग्लास, बीटा है द रिसरेक्शन एंड चार्ली ऑप्शन इज़ इफ़, और डेल्टा ऑप्शन क्या बोलता है द कैट एंड द मून। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इफ़ जैसा कोई भी प्ले एग्जिस्ट नहीं करता है तो नथिंग इज़ विद दिस टाइटल इफ़, ठीक है। बाकी हम ऑप्शन देखते हैं, द आर ग्लास, रिसरेक्शन और जो कैट एंड द मून है ना, ये तीनों के तीनों क्या हैं, दीज 3 आर प्लेज विच आर रिटन बाय WB ईट्स। तो ये प्लेज हैं, दे आर वेरी माइनर इन नेचर, तो इनका सब्जेक्ट मैटर जानना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रिसरेक्शन का हम देख लेते हैं। जो रिसरेक्शन है ना, रिसरेक्शन में ये किसकी बात करते हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट जीसस, रिसरेक्शन ऑफ जीसस। रिसरेक्शन का मतलब होता है कि रीबर्थ हो जाना। तो हमने बहुत सारी पोएम्स देखे ना, द सेकंड कमिंग जैसे है, तो उसमें वो बात करते हैं कि भाई जीसस वापस आ गए हैं, रीबर्थ हो गया है। तो इसकी जो थीम है ना रिसरेक्शन की, तो वो वही है, जीसस के रीबर्थ के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर उन्होंने ना 3 इंसानों को लिया है, 3 डिफरेंट पर्सन्स, दे आर हैविंग अ डिस्कशन। ये जो तीनों इंसान हैं, दीज 3 पर्सन्स दे आर द फर्स्ट टू मीट द क्राइस्ट आफ्टर रिसरेक्शन। तो ये मिलने गए हुए क्राइस्ट से और उसके बारे में फिर वो डिस्कशन कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर प्ले दैट इज़ द रिसरेक्शन। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। हमें जानना है कि जो आर ग्लास है, द रिसरेक्शन है और द कैट एंड द मून है, ये तीनों प्लेज हैं और ये किन्होंने लिखे हैं, दीज आर रिटन बाय WB ईट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WB ईट्स डिड नॉट बिलीव इन मैंस डैश। तो यानी कि हमें बताना है कि जो WB ईट्स है ना, इन चारों में से वो किस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो किस चीज़ में वो विश्वास नहीं करते थे, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। एल्फा ऑप्शन इज़ इमेजिनेशन, इंट्यूशन। देखो इमेजिनेशन, इंट्यूशन और प्रिमिटिव इम्पल्सेस तीनों के तीनों ना सिमिलर साउंडिंग है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी साइंटिफिक रीजनिंग। जो WB ईट्स थे वो साइंटिफिक रीजनिंग में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो इमेजिनेशन में विश्वास करेंगे, कुछ इमेजिनेटिव चीज़ में। इंट्यूशन होता है ना, पूर्वाभास हो जाता है आपको कि अच्छा कुछ होने वाला है, तो पूर्वाभास जो होता है दैट इज़ इंट्यूशन। एंड प्रिमिटिव इम्पल्सेस होता है कि जो ह्यूमन की प्रिमिटिव इम्पल्सेस होती हैं, कुछ करने की, एक्ट करने की, वो जो इम्पल्स होती है ना, एंड इट कम्स फ्रॉम द प्रिमिटिव ह्यूमन्स, सो दैट इज़ प्रिमिटिव इम्पल्सेस, ठीक है। तो इसमें WB ईट्स हैं वो साइंटिफिक रीजनिंग में नहीं विश्वास करेंगे, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और इस चीज़ को आपको ये भी याद रखना है कि जो WB ईट्स है ना, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया दैट ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, और इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा आयरिश सुपर नेचुरल थिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो बहुत ही सुपर नेचुरल स्टोरी पढ़ते थे, ओकल्ट वाली चीज़ें पढ़ते थे। ओकल्ट मतलब ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह, तो आयरलैंड में जो चल रहा होता था उस चीज़ों के बारे में उनमें बहुत उनको इंटरेस्ट था WB ईट्स को, इसीलिए वो साइंटिफिक रीजनिंग में उतना विश्वास नहीं करते थे। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो WB ईट्स है ना, उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था एंड ही वोन द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1923। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत करोगे देन रैंक बहुत पीछे हो जाएगी आपकी और मतलब मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो WB ईट्स ही वोन द नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर 1923 में उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और उन्होंने एबे थिएटर भी एस्टैब्लिश करा था। ये एबे थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आयरलैंड, इसको हम फर्दर क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दी गई है एक स्टेटमेंट दैट इज पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन एंड वी हैव टू टेल कि ये लाइन किन्होंने बोली है। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। तो पहले हम जानेंगे कि इन लाइंस का मतलब क्या है और उसके बाद हम बताएंगे कि ये लाइंस किन्होंने बोली है। इसके आगे ना आप एक और वर्ड ऐड करना, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइन है फ्रॉम द पोएम। इस लाइन का मतलब है कि जो पोएट्री होती है ना वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती है। डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्शंस को, इकोनॉमिक डिसीजंस को या फिर कोई सोशल मूवमेंट है उस पर वो कुछ फ़र्क नहीं डाल सकती पोएट्री। तो मतलब बोल रहे हैं कि जो पोएट्री है ना मेक्स नथिंग हैपन, मतलब डायरेक्टली इट विल नॉट मेक एनीथिंग हैपन। जैसे कि गवर्नमेंट होती है तो कोई लॉज बना देती है, फिर लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो कुछ चेंजेस हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर कोई पोएम लिख रहा है किसी भी चीज़ पे, तो वो जब पोएम लिखते हैं हमें तुरंत कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो इमीडिएट चेंजेस, तुरंत हमें चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो पोएट्री है ना भाई उससे कुछ नहीं होता है, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। ठीक है, आगे वो बोलते हैं दैट इट सर्वाइव्स। इट सर्वाइव्स का मतलब होता है कि जो पोएट्री है ना वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय तक वो पोएट्री पहले एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को इम्पैक्ट करने वाली है। तो उसका बहुत ही एक लास्टिंग नेचर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोएट्री किसी ने लिख दी फिर तुम भड़क गए हो और फिर कुछ इमीडिएट कुछ एक्शंस हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो कोई पोएम लिख देता है तो उसका जो एक्शन है, जो उसका इन्फ्लुएंस है ना, वो आज तक, मतलब ओवर जनरेशन्स वो दिखने को हमें मिलता है। जैसे कि आज भी हम शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ते हैं, आज भी हम उनकी पोएम से रिलेट कर सकते हैं, आज भी हम उनकी थीम से रिलेट कर सकते हैं। थीम्स ऑफ रिवेंज है या और भी जो हैं। सो ये वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई पोएट्री एज इट इज़ तो मेक्स नथिंग हैपन, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी, बट इट सर्वाइज थ्रू द हिस्टोरिकल शिफ्ट्स, कल्चरल शिफ्ट्स, सोशल शिफ्ट्स। ठीक है, तो ये सारा मतलब सर्वाइव करेगी। एंड दीज लाइन्स वर सेड बाय W.H. ऑडेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो W.H. ऑडेन जो हैं पोएट हैं एंड वी आर सूनर गोइंग टू स्टडी हिज वर्क्स ऑल्सो। सो W.H. ऑडेन है, उन्होंने ये बात बोली है कि जो पोएट्री है ना इट मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स। लेट अस लुक एट दी अदर ऑप्शंस। T.S. एलियट तो हमने पढ़ना ही है, आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे उनके ऊपर। मैथ्यू अर्नोल्ड कौन थे? विक्टोरियन एज के क्रिटिक हैं और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखी थी, जैसे कि उनकी बहुत फेमस पोएम थी डोवर बीच, थायरेसिस है। सो ऑल दीज वर्क्स वर रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर एंड एनार्की हो गया इनका वर्क हो गया। सो क्रिटिक के भी वर्क्स हैं इनके और वैसे भी वर्क्स देखने हैं। और W.B. येट्स के अभी हमने कुछ क्वेश्चन ऊपर देखे हैं एंड कुछ क्वेश्चन हम आने वाले क्विज में भी देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड रविंद्रनाथ टैगोर टू द यूरोपियन रीडर्स। तो वो पूछ रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का इंट्रोडक्शन किन्होंने करवाया था टूवर्ड्स द यूरोपियन रीडर्स। कब से यूरोपियन रीडर्स रविंद्रनाथ टैगोर को जानने लगे थे, किन की वजह से? तो इनका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ W.B. येट्स। येट्स जो थे ना वो रविंद्रनाथ टैगोर के मतलब सॉर्ट ऑफ फ्रेंड थे, क्योंकि ये जो येट्स हैं इन्होंने ही प्रीफेस लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप सबको पता है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 ईयर में फॉर द गीतांजलि, है ना। गीतांजलि उनके जो पोएम्स थी, सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स हैं, जो पोएम्स लिखी थी उन्होंने, गीतांजलि को उन्होंने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया था तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो प्रीफेस है, ठीक है, ऑफ गीतांजलि वॉज रिटन बाय W.B. येट्स। इसीलिए Yeats is the answer and he is the one who is introducing Rabindranath Tagore to the European readers। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिलता है और W.B. येट्स को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कौन से ईयर में मिला था, 1923। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। देखो पहला ऑप्शन है नज़ीम इज़िकल। नज़ीम इज़िकल कौन है? ये एक जूइश इंडियन पोएट हैं, जूइश हैं, ये मुंबई में रहते थे, तो इन्होंने मुंबई के बारे में बहुत सारा लिखा है पोएम्स में। और इनकी एक पोएम है जो आपने सुनी भी होगी, द स्कॉर्पियन नाइट। जब एक स्कॉर्पियन आ जाता है ना, वो बिच्छू आ जाता है। और तो नज़ीम इज़िकल इसका आंसर नहीं था हमारा। चार्ली ऑप्शन है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड कौन है? अमेरिकन पोएट हैं और इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। सिर्फ इन चार ऑप्शन में से W.B. येट्स को नोबेल प्राइज़ मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला और येट्स को 1923 में मिला था। और जो T.S. एलियट है ना, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1948 में। लेकिन एजरा पाउंड जो है इनको नहीं मिला है। और नज़ीम इज़िकल भाई ये ज्यूइश पोएट थे, इंडियन पोएट है, और इनको भी कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं मिला था। तो आपको याद रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क था गीतांजलि, और जब उन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, उसका जो प्रीफेस था, वो प्रीफेस किन्होंने लिखा था? वो प्रीफेस बाय W.B. येट्स।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीट्स का यहाँ पर एक पोएम दी गई है, दैट इज़ ईस्टर 1916। तो सबसे पहले आपको ये पोएम का नाम याद होना चाहिए कि ईस्टर 1916 इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय W.B. ईट्स। और अब हमें बताना है कि ये जो पोएम है ये कौन सी पोएम है, किस टाइप की पोएम है। तो सबसे पहले ना मैं इसका सब्जेक्ट मैटर बता देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए आंसर को गेस करने में। ईस्टर 1916 जो पोयम है ना यीट्स ने लिखी थी, तो हो क्या रहा था, आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था। तो आयरलैंड के जो लोग थे, मैंने बताया ना कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसका पार्ट है नदर्न आयरलैंड, तो आज भी उसका पार्ट है। तो आयरलैंड के लोगों को ना फ्रीडम चाहिए थी फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, वो अपना सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन कर दिया, रिवोल्टियस एक्टिविटीज़ हो गई, विद्रोह कर दिया लोगों ने। और इसी को ईस्टर 1916 बोला जाता है और इसी टॉपिक पे ईट्स ने पोएम लिखी थी। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से ये अल्फा ऑप्शन बोलता है ओकेजनल वर्स। तो सबसे पहले हम ना सबके मीनिंग देख लेते हैं भाई, ओकेजनल वर्स क्या होता है, लाइट वर्स क्या होता है, मेड्रिगल क्या होता है, फोक बैलेड क्या होती है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे आंसर को। तो सबसे पहला है ओकेजनल वर्स। देखो वर्स का मतलब होता है ना ऐसे पोएम की फॉर्म में लिख देना। हमने देखा था एक होता है प्रोज और एक होता है वर्स। वर्स का मतलब होगा ऐसे पोएम्स की लाइंस होती हैं, और प्रोज का मतलब होता है ऐसे ऐसे पूरा स्टोरी टाइप्स है, नोवेल टाइप्स है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोज। तो ये बोल रहा है कि ओकेजनल वर्स है, वर्स मतलब पोएम की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ओकेजनल मतलब होता है कि भाई किसी ओकेजन से रिलेटेड है ना। अभी मैंने बताया कि ईस्टर 1916 इट डील्स विद दी ओकेजन, कि जब आयरलैंड फ्रीडम मांग रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, तो ओकेजनल वर्स है। तो देखो करेक्ट आंसर तो इसका हो गया हमारा ओकेजनल वर्स, क्योंकि वो है ही अबाउट दी ईस्टर 1916 और तभी उन्होंने पोएम लिखी थी और वो उसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे। लाइट वर्स का मतलब होता है, देखो वर्स अगेन मतलब पोएम, लाइट मतलब हल्की फुल्की सी पोएम जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ह्यूमर, ह्यूमर मतलब मजाक मिलेगा, विट मिलेगा, विट मतलब चालाकी, बहुत ज़्यादा चालाकी हमें देखने को मिलेगी। एंड लाइट वर्स इज समथिंग विच इज़ रिटन टू एंटरटेन अस, तो हमारा एंटरटेनमेंट करेगा लाइट वर्स। चार्ली ऑप्शन इज मेड्रिगल। अब ये मेड्रिगल क्या होता है, मेड्रिगल इज़ अ टाइप ऑफ लिरिकल पोएम। लिरिकल पोएम मतलब कि आपको ऐसा लिरिक्स म्यूजिकल रिदम नहीं आएगी जैसे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लिरिकल पोएम है। और ये इटली में इमर्ज हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इमर्ज इन इटली। ओके, ड्यूरिंग द रेनेसांस, जब इटली में रेनेसांस चल रहा था, न्यू आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे, और बाद में ये मेड्रिकल जो फॉर्म था इट स्प्रेड फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड, इटली से फिर वो इंग्लैंड में स्प्रेड हो गया, और इंग्लैंड के भी जो पोएट्स थे वो मेड्रिकल का इस्तेमाल करने लग गए थे। डेल्टा ऑप्शन इज फोक बैलेड। फोकलोर, आपको पता है फोकलोर क्या होता है, जब आपका कोई एरिया है पर्टिकुलरली एंड देर आर सम स्टोरीज विच आर एसोसिएटेड टू दैट एरिया पर्टिकुलर। ठीक है, तो जहाँ पर आप रह रहे हो ना वहाँ की कुछ लोकल कहानियाँ आपको सुनने को मिलती है कि भाई यहाँ पर ये वाली कहानी है कुछ ऐसे स्पेशल कहानी होती है जो स्पेशल रीजन्स में हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोक बैलेड। बैलेड मतलब कि एक सॉन्ग के तरीके से यू आर नरेटिंग दैट स्टोरी एंड इट इज़ अबाउट द फोक, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ फोक बैलेड, मतलब कि नैरेटिव सॉन्ग हो गया है। तो हमारा जो इसका आंसर देख लिया हमने, ईस्ट ने जो पोएम लिखी है ईस्टर 1916, ये क्या है, एक ओकेजनल वर्स है। और हमने देखा कि आयरलैंड है वो यूके से फ्रीडम चाहता था और इसलिए वो रिवॉल्ट कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु फाउंडेड द आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी। अब ये जो सोसाइटी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है W.B. ईट्स है। तो W.B. ईट्स ने एबी थिएटर भी एस्टैब्लिश करा था, ABBEY, एबी थिएटर। एबी थिएटर क्या है, आयरलैंड में पहले थिएटर नहीं होता था, तो उन्होंने ये थिएटर बनाया था आयरलैंड के लोगों के लिए। थिएटर मतलब जहाँ पर आपको प्लेस देखने को मिलते हैं। और सिमिलरली उन्होंने एक आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी भी बनाई थी, तो W.B. ईट्स ने बनाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सोसाइटी है दिस वॉज मेड इन द ईयर 1892। तो अप्रॉक्सीमेटली आप थोड़ा सा आइडिया रखो कि भाई 1900 से 1900 से कुछ साल पहले, 8 साल पहले, यानी कि 1892 के आसपास ये सोसाइटी एस्टैब्लिश करी गई थी। इसके अंदर आपको एक और नाम जो याद रखना है दैट इज़ ऑफ डगलास, DOUGHLASS, डगलास हाइड। डगलास हाइड जो पर्सन थे ना, ये भी W.B. ईट्स के साथ एसोसिएटेड थे और दोनों ने मिल करके ये आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और बोल बोल करके आप भी रिवाइज करो कि आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी कौन एस्टैब्लिश करते हैं, W.B. ईट्स। W.B. ईट्स हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, आयरलैंड में हुआ है। और जो ये सोसाइटी है ये एस्टैब्लिश कौन से ईयर में हुई है, 1892 में एस्टैब्लिश हुई है। और डगलास हाइड जो पर्सन है ना वो भी इनसे एसोसिएटेड हैं और उनका भी हाथ है इसमें आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी को बनाने में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर हमें एक वर्क दिया गया है विच इज़ टाइटल्ड एज अ विजन, और हमें बताना है कि भाई ये जो अ विजन है ना, पहली बात तो कि ये W.B. ईट्स ने लिखा है, और हमें बताना है कि इन चारों में से ये क्या है, क्या ये एक 1 एक्ट प्ले है,
या फिर ये एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले क्या होता है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटिंग फॉर गोदो, अगर आपको याद हो, वेटिंग फॉर गोदो, GODOT, ठीक है, दिस वॉज अ एब्सर्ड प्ले विच वॉज रिटन बाय सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट ने लिखा था। तो एब्सर्ड प्ले होता है ना कि जो आप दिन रात कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप बोर हो गए हो, बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है जीवन, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेम रिपीटेटिव एक्शंस है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एब्सर्ड। तो हमें बताना है कि ये जो अविजन है, क्या ये एक एब्सर्ड प्ले है या फिर एक प्रोज वर्क है। प्रोज वर्क मतलब मैंने अभी बताया था ऊपर, प्रोज और वर्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर ये एक लव पोएम है। सो व्हाट इज़ इट, अविजन। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्रोज वर्क। तो अविजन क्या है, ये कोई पोएम नहीं है, ये क्या है, एक प्रोज वर्क है, ना ही ये प्ले है ना ही ये पोएम है, ये है हमारा एक प्रोज वर्क विच इज़ वॉज रिटन बाय WB Yeats। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय लेडी ग्रेगरी। लेडी ग्रेगरी वही हैं जो कि एबे थिएटर के एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करती हैं WB Yeats का। सो लेडी ग्रेगरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है कलेक्शन ऑफ द प्लेस बाय लेडी ग्रेगरी। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, और 3 अलग अलग वर्क्स है जिनका सेम टाइटल है द लॉस्ट लीडर। तो ये वाला जो वर्क है स्पेसिफिकली यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस वर्क। अगर वो पूछता है कि द लॉस्ट लीडर पोएम किन्होंने लिखी है विच इज़ टाइटल्ड एज द लॉस्ट लीडर, तो आप क्या बोलोगे कि दैट दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जी ने लिखी है ये वाली पोएम, पब्लिश इन द ईयर 1845। ईयर मत याद रखो, बट मैं बता रही हूँ इसलिए ताकि सीक्वेंस आपको याद हो जाए कि सबसे पहले एक लॉस्ट लीडर नाम से एक पोएम आती है जो कि किन्होंने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ओके, आफ्टर दैट कम्स अ प्ले जो कि 1918 में पब्लिश होता है, और ये जो प्ले है ना, ये प्ले लिखा गया है लेनॉक्स के द्वारा, LENNOX, लेनॉक्स रॉबिन्सन। और ये ईयर क्या हो गया हमारा, 1918 हो गया। उसके बाद एक सेम से पोएट्री कलेक्शन आती है, कलेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे पोएम्स हैं, और ये वाली जो पोएट्री कलेक्शन आएगी ये लिखी गई है मिक इमला के द्वारा। ओके, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2008। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ पेपर में देख करके। जो सबसे इसमें से इंपॉर्टेंट है ना, वो तो ये पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी है विच इज़ टाइटल्ड एज द लॉस्ट लीडर, और ये उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये भी पूछ लेते हैं भाई किन के लिए लिखी है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्योंकि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉस्ट लीडर, ठीक है। और फिर प्ले अगर पूछता है कि भाई ये द लॉस्ट लीडर प्ले किन्होंने लिखा है, तो आपने बोलना कि इट इज़ बाय लेनॉक्स रॉबिन्सन। अब ये बाद में आया था, पहले पोएम आती है, फिर प्ले आता है, और फिर आएगा पोएट्री कलेक्शन। और सेम नाम से जो पोएट्री कलेक्शन है वो किन्होंने लिखी है, मिक ने लिखी है, ठीक है। एंड ये तो 2008 में आई है, रिसेंट ही ऑलमोस्ट। और बाकी के जो ये प्लेस हैं, 7 शॉर्ट प्लेस, 3 वंडर प्लेस एंड 3 लास्ट प्लेस, ये सब लिखे गए हैं लेडी ग्रेगरी के द्वारा। So I wish all the best to all the candidates who are going to write the UGC NET एग्ज़ाम। बहुत ही पास में है एग्ज़ाम, और अपनी मेहनत पे आप सब विश्वास करना, ठीक है। जो भी आपने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में मेहनत करी है उस पर विश्वास करो, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक इट। अगर आपने मेहनत करी है तो मेहनत जो भी है आपकी, वही आपके कर्माज हैं और वही आपको फल देने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय टू ऑल। Stay happy and keep doing exercise.